जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का ट्रांसलेशन का सीरीज चल रहा है। इससे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच समाप्त कर चुके हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच का या ट्रांसलेशन के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन से जा कर के देख सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है जहां से आप समस्त पीडीएफ नोट्स, अपने डाउट्स, ये सब वहां से प्राप्त कर सकते हैं। डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे और प्रत्येक बच्चों को उनके प्रश्नों का जवाब भी दिया जाएगा। अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको समस्त आने वाली अपडेट्स मिलती रहें और आप समस्त ग्रामर यहाँ से प्राप्त करते रहें। कुछ बच्चों ने इंग्लिश के बुक का और साथ ही साथ हिंदी का भी डिमांड किया है। उन लोगों को भी बहुत जल्द ही ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। और आप लोग देख ही रहे हैं कि मतलब इस पर हमें कम्पिटिटिव लेवल और एकेडमिक लेवल दोनों चीज़ें यहाँ से मिल रही हैं। क्रमबद्ध तरीके से एक सीरियल से आपको ग्रामर भी पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग बेटा शुरुआत करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। आज हम लोग चल रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ओर और यहाँ पर आपको फुल कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। ऐसा कॉन्सेप्ट जो आज तक अभी तक आप लोगों को कहीं नहीं मिला होगा। बारीक से बारीक चीज़ों से शुरुआत हो रहा है और आप देखते हैं हर चीज़ एकदम से शुरुआत से शुरू हो रहा है और अपर लेवल तक इसको यानी कि बेसिक टू स्टैंडर्ड लेकर जाया जा रहा है। चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बेटा थोड़ा सा हम लोग जान लें कि टेंस किसे कहते हैं। अक्सर बच्चों से जब पूछो कि टेंस किसे कहते हैं तो सीधे क्या बताते हैं कि टेंस मीन्स काल, और काल पूछो कि क्या है तो वो भी वही चीज़ बताते हैं कि टेंस है। तो बेटा यहाँ से देख लीजिए, हम लोग पहले देखते हैं टेंस का डिफिनीसन क्या है। तो क्या कहते हैं, द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट डिनोट्स प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इज कॉल्ड टेंस। मतलब क्या हुआ, क्रिया का वह रूप जो वर्तमान, भूत या भविष्य का ज्ञान कराता है काल कहलाता है। कोई भी क्रिया है उसका वर्तमान रूप, पास्ट रूप यानी भूतकाल या फिर भविष्य काल, ये सारी चीज़ें हमें जहाँ से ज्ञान होती हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा, काल कहते हैं। अच्छा, आप लोग एक चीज़ अगर नोटिस करें तो हिंदी में हम लोग वाक्य को कैसे पहचानते हैं कि ये कौन से टेंस में है, क्रिया को देख करके। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाते हैं तो क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है मिलता है तो हम कह देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं मिल रहा है तो हम लोग क्या कह देते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस है। अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं मिल रहा है तो हम लोग कह देते हैं परफेक्ट है। इसी प्रकार से अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें बेटा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस या फिर डू डज के साथ अगर हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलता है तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। इज एम आर के साथ आई एन जी फॉर्म मिलता है तो कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। यानी अगर नोटिस करें आप लोग तो आप लोग वर्ब से ही तो पहचानते हैं, तो क्रिया का जो रूप है वही क्या कहलाता है बेटा, टेंस कहलाता है। चलिए, आप लोगों को पता है कि टेंस कुल यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तीन। कौन कौन सा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। कोई आपसे प्रेजेंट की परिभाषा पूछेगा तो यहाँ से पास्ट और फ्यूचर हटा देंगे, और अगर कोई आपसे पास्ट का पूछ रहा है तो प्रेजेंट और फ्यूचर हटा देंगे, और फ्यूचर का पूछ रहा है तो प्रेजेंट और पास्ट हटा देंगे। क्लियर है ना इतना। अब हम लोग चलते हैं अगले उस पर और थोड़ा सा यहाँ से एक चीज़ और समझ लेते हैं। एक चीज़ हम लोग और समझ लेते हैं बेटा। देखिए, हमने यहाँ पर आपको सीधे लेकर में चले आया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो प्रेजेंट मतलब टेंस तीन हुए, एक एक टेंस का चार चार प्रकार होता है। यानी कॉन्टिन्यू इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ओवरऑल देखा जाए तो 12 टेंस होते हैं। तो वो सब लिख करके या आपको बता करके बहुत ज़्यादा समय ना गंवाते हुए उन 12 टेंस को हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए मैं सीधे आपको कहाँ लेकर के चला आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर, जिसका अर्थ होता है वर्तमान अनिश्चित काल। वर्तमान अनिश्चित काल। अब इसका थोड़ा सा पहचान देख लें कि हम इसको कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो देख लेते हैं बेटा, क्या कहा गया, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, ये चीज़ ध्यान रखना है कि क्रिया के अंत में होगा। अक्सर जनरली बच्चे क्या करते हैं या आपको कोई बताता है तो क्या करता है, सीधे कह देता है कि वाक्य के अंत में। तो अभी मैं वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि वाक्य के अंत में कैसे गलत होता है और क्रिया के अंत में कैसे सही होता है।
क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, ठीक है, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। यानी क्रिया के अंत में आपको कहना है। अब चलिए हम लोग देखते हैं बेटा कि इसमें कैसे क्रिया के अंत में होता है। देखिए कुछ सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी हमने एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको मैं क्लियर कर सकूं कि यहाँ पर कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसमें भिन्नता है। तो सिंपल प्रेजेंट में जैसे देखिए मैंने कहा मेरे पास एक छाता है, मेरे पास एक छाता है। अब इसमें देखिए इसके भी अंत में आपको ता है मिल रहा है। मैंने कहा वह एक तोता है, इसके भी अंत में आपको ता है मिल रहा है। लेकिन आप लोग एक चीज़ यहाँ से नोटिस कीजिए कि इसका अनुवाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के अंतर्गत नहीं कर पाएंगे। इसमें आप या तो बी वर्ब लगाएंगे या फिर हैव वर्ब लगाएंगे, और बी और हैव वर्ब का प्रयोग हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और ट्रांसलेशन का वो फर्स्ट वीडियो ही था बी और हैव का वर्ब। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखते हैं। हमने कहा वह दौड़ते हैं, देखिए इसके अंत में भी ते हैं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर दौड़ना क्या है, क्रिया है, तो जब वर्ब के अंत में मिल रहा है तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अगर हम बात करें कि वह दिल्ली जाता है तो यहाँ देखिए जाता है, इसके अंत में ता है, और जाना क्या है, एक प्रकार की क्रिया है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। इन दोनों वाक्यों का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से बनेगा, लेकिन इधर जो सिंपल प्रेजेंट मैंने लिखा है इसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से नहीं बनेगा। इसीलिए हमने कहा था कि जब पहचान बताएंगे तो क्या बताएंगे कि वाक्य की क्रिया के अंत में, आपको ये नहीं कहना है कि वाक्य के अंत में। आशा है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके रूल्स की ओर, और रूल्स में देखिए कोई भी टेंस होगा तो उसमें आपको सबसे पहले बेटा अफर्मेटिव का मिलेगा, फिर आपको निगेटिव का मिलेगा, और उसके बाद इंट्रोगेटिव का मिलेगा। मतलब असर्टिव और इंट्रोगेटिव टेंस ही हम लोगों को मतलब सेंटेंस ही हम लोगों को टेंस के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। बाकी और जो चीज़ें हैं वो यानी इम्परेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, उसके अलग से रूल होते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य मतलब ऐसा वाक्य जिसमें कोई बात स्वीकार की जाती हो, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अब देखिए बेटा रूल फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, सिंगुलर नाउन तथा ही सी इट, मतलब कोई भी एक वचन की संज्ञा हो या फिर ही सी इट हो, अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अच्छा क्यों करते हैं ये चीज़ बता दीजिए। तो बेटा इसलिए करते हैं क्योंकि वर्ब हमारा नाउन यानी सब्जेक्ट जो होता है वो एक वचन का होता है। तो जब सब्जेक्ट एक वचन का होता है तो क्रिया भी एक वचन होनी चाहिए, और यहाँ पर कोई सहायक क्रिया तो लग नहीं रही कि जैसे इज लग रहा है या हैज लग रहा है या डज लग रहा है या फिर आपका हैज़ बीन लग रहा है। ऐसी कोई सहायक क्रिया नहीं है जो एक वचन की लग रही हो। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ना पड़ता है, जिससे कि हमारा क्रिया भी एक वचन हो जाए। बेटा जो वर्ब होता है ना, वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। वर्ब क्या होता है, तो वर्ब आपका प्लूरल होता है, और नाउन में अगर हम यस या ईएस जोड़ेंगे तो वो प्लूरल बनेगा, लेकिन अगर हम लोग वर्ब में यस या ईएस जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर बनेगा। थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। कहा गया सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यस या ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा बेटा, तो फिर अदर वर्ड होगा। अदर वर्ड मतलब जो कुछ भी उस वाक्य में बचा हुआ होगा वो समस्त क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं बेटा इधर इसके कुछ एग्जाम्पल्स की ओर, जो अभी हमने रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा। जैसे मैंने कहा वह बाजार से फल लाता है, तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। अब सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ अंतिम के दो शब्द तीन शब्द यानी कि जो वर्ब है उससे आप पूछ लीजिए कि क्या कौन लाता है। कौन लाता है तो क्या मिला, वह की अंग्रेजी हमने क्या लिख दिया, ही। अब हमें चाहिए वर्ब, तो वह क्या करता है, तो लाता है। क्या करता है बेटा, लाता है। और लाना की अंग्रेजी होती है ब्रिंग, लेकिन ही एक वचन है इसलिए ब्रिंग में यस लगा दिया गया, ही ब्रिंग्स। अब देखिए हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, तो क्या लाता है, तो फल लाता है। फल यानी फ्रूट, ही ब्रिंग्स फ्रूट। अब देखिए बेटा जो बाजार से है ना, ये अदर वर्ड है और इसमें से प्रीपोजिशन है, इसलिए प्रीपोजिशन पहले लगेगा, और मार्केट नाउन है ये बाद में लगेगा। तो इसका क्या बना, ही ब्रिंग्स फ्रूट फ्रॉम मार्केट। अब देखते हैं सुधा अपनी सखी के घर जाती है। सुधा अपनी सखी के घर जाती है, तो कौन जाती है, तो सुधा।
अब क्या करती है सुधा, तो जाती है यानी गोज़। उसके बाद में कहाँ भैया, तो अपने सखी के घर, यानी सुधा एक लड़की है इसलिए अपनी की अंग्रेजी हर लगा, और फ्रेंड्स होम यानी सहेली या सखी की अंग्रेजी फ्रेंड्स हो गया। तो सुधा गोज़ टू हर फ्रेंड्स होम, सुधा अपनी सहेली के घर जाती है। ये आपका हो गया इसका। अब चलिए देख लेते हैं। आशा है आप लोगों को रोल नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा, यहाँ का जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो भी समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं बेटा रोल नंबर 2 की ओर। तो रोल नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ से देख लीजिए। कह रहा है कि प्लूरल नाउन और आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर यस या ईएस नहीं बताया गया। क्यों नहीं बताया गया ये समझ लीजिए। ये इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सब्जेक्ट भी आपका प्लूरल है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर जी आई मतलब तो मैं होता है, आई हमारा एक वचन है। बिल्कुल भैया, आई एक वचन ही है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आई के साथ प्रेजेंट टेंस में प्लूरल नंबर का वर्ब क्यों लगता है, ये भी होना चाहिए। तो ये इसलिए लगता है आई के साथ प्लूरल नंबर का वर्ब क्योंकि आई में सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। भैया जब हम खुद ही अपना सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरा कौन हमारा सम्मान करेगा। तो यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डिग्निटी के कारण इसमें हम लोगों को क्या लगाना होता है, आई के साथ में प्लूरल नंबर का वर्ब लगाया जाता है। अब इसके बाद में कुछ बच्चे अभी और प्रश्न करेंगे कि सर जी क्या वी मतलब आई प्लस आई होता है। तो भैया मैं तो अकेला हूँ ना, वी भी फर्स्ट पर्सन का है, आई भी फर्स्ट पर्सन का है, तो मैं तो अकेला हूँ, तो अब मैं दूसरा मैं कहाँ से लेकर के आऊँ, यानी नहीं ला सकता ना। तो यहाँ पर वी का मतलब आई प्लस आई नहीं होता है। फिर क्या होता है, वी का मतलब होता है कि आई प्लस यू होता है। क्या होता है बेटा, आई प्लस यू होता है वी का मतलब, यानी कि तुम और मैं मिलकर के क्या बनेंगे, तो हम बनेंगे। आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, और वो गाना मुझे फ़िलहाल गाना तो नहीं आता है कि कैसे गाया जाता है, लेकिन गाना आप लोगों ने एक सुना होगा कि कितने हंसी आलम हो जाते मैं और तुम गर हम हो जाते। तो बेटा इसमें अगर आप लोग देखें तो क्या कह रहा है, मैं और तुम, तो मैं और तुम मिला करके हम हो जाते यानी हम बनेगा। ठीक है, यहाँ भी ग्रामर है, गाने में भी आपको व्याकरण मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप वी को हमेशा ये जानिए कि वी के साथ में आई और वी हो, मतलब आई और यू होता है। अब देखते हैं बेटा इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद अदर वर्ड लिख देंगे जो कुछ बचेगा। यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म लिया है, सब्जेक्ट को केवल एस यू बी लिखा है, ऑब्जेक्ट को ओ बी लिखा है, और अदर वर्ड को ओ डब्ल्यू लिखा है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कहा गया वह एक गीत गाते हैं, तो कौन गाता है भैया, वह मतलब देखिए यहाँ पर पुल्लिंग दो हो सकते हैं, यानी कि ही प्लस ही, अर्थात दोनों पुल्लिंग हो सकते हैं, दोनों स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं, और एक पुल्लिंग या एक स्त्रीलिंग भी हो सकता है। मतलब कम से कम दो होंगे, एक से अधिक ही होगा तभी दे का प्रयोग करते हैं। तो कौन गाते हैं, वह यानी दे। अब उसके बाद में क्या करते हैं, तो गाते हैं। देखिए सिंग लिखा गया, यहाँ पर यस या यस नहीं जुड़ेगा। क्या गाते हैं, तो ए सॉन्ग, यानी दे सिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गाते हैं। इसके बाद में कहा गया राम और श्याम विद्यालय जाते हैं, तो कौन जाता है, राम और श्याम, दो हो गए ना, यानी बहुवचन हो गया। तो क्या लिखेंगे बेटा, राम एंड श्याम। यहाँ राम पर हलंत लगा है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो मत सोचना। तो क्या हो गया, राम एंड श्याम क्या करते हैं, तो जाते हैं, यानी गो कहाँ पर, तो स्कूल, यानी राम एंड श्याम गो टू स्कूल। आशा है आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस का रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों को उसका कमेंट से जवाब दूंगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर आकर के वहां से डिस्कशन कर सकते हैं, उस पर भी आपको समझाया जाएगा। अब चलते हैं रोल नंबर, थोड़ा सा यहाँ से एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, यानी इंडेफिनिट चाहे जिसका होगा, चाहे वो प्रेजेंट का होगा, चाहे पास्ट का होगा, चाहे फ्यूचर का होगा, उसमें बेटा एक आता है एम्फेसाइज्ड सेंटेंस। आप सोचेंगे सर जी ये एम्फेसाइज्ड सेंटेंस क्या है, ये तो पहली बार नाम सुन रहे हैं। तो नहीं बेटा, एम्फैटिक प्रोनाउन मैंने पढ़ाया था, दृढ़तावाचक सर्वनाम, वही यहाँ पर है एम्फेसाइज्ड सेंटेंस। तो इसमें होता क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे, यदि वाक्य की क्रिया के अंत में ता तो है, ती तो है, ते तो हैं आदि शब्द आते हों, तो एक वचनकर्ता के साथ डज,
ध्यान रखना है, एक वचनकर्ता के साथ डज तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ और बता दें यहीं पर लगे हाथ कि अगर वर्ब मतलब हम लोग डू या डज ले रहे हैं तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। जैसे अभी आप लोगों ने अफर्मेटिव में देखा एक वचनकर्ता के साथ लग रहा था, लेकिन जब हम लोग डू या डज का प्रयोग करेंगे तो यस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए ये वाक्य कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए आप शाम को पढ़ने बैठे हैं लेकिन आपको नींद आ रही है, आप झपकी ले रहे हैं और पापा पहुंच गए, पूछे क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो कि सो रहे हो, तो आपने कहा पढ़ते तो हैं। मतलब आपने बलपूर्वक कहा, आपने ज़बरदस्ती कहा, आपने आपको दृढ़ता प्रदान करते हुए कहा। तो स्ट्रक्चर में देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने बताया है, उसके बाद डू या डज रहेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। बेचारा यहाँ पर प्लस नहीं लगा है तो वो इतना आप लोग अंडरस्टैंडेबल है, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे कि यहाँ पर प्लस का सिंबल होना चाहिए। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स भी इसके कुछ देख लेते हैं। जैसे देखिए क्या कहा, मैं विद्यालय जाता तो हूँ, मतलब मैं बलपूर्वक कह रहा हूँ कि मैं विद्यालय जाता तो हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले आई लिखिए, कौन जाता तो है, तो मैं। उसके बाद में क्या करेंगे, तो हूँ, देखिए ता तो हूँ लगा है, मतलब आपको डू लगाना है। उसके बाद में क्या करता हूँ, तो जाता तो हूँ, तो गो लगा टू स्कूल, मतलब आई डू गो टू स्कूल। और यही वह अपना पाठ याद करता तो है, एक वचन में आ गया। तो जब ये हो गया कि वह अपना पाठ याद करता तो है, तो इसके लिए क्या हो गया, ही डज, ही के साथ देखिए डज लग गया क्योंकि ही एक वचन है, तो ही डज लर्न हिज लेसन, ही डज लर्न हिज लेसन। आशा है आपको एम्फेसाइज्ड सेंटेंस समझ में आ गया होगा। कमेंट में आप लोग बताते रहें, अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर बताएं। चलिए चलते हैं अब हम लोग बेटा निगेटिव सेंटेंस की ओर, और निगेटिव सेंटेंस में देखते हैं कि क्या कह रहा है। निगेटिव सेंटेंस में आपको दो तरीके का मिलेगा। एक तो कह रहा है कि यदि वाक्य में नहीं हो, क्या हो, केवल नहीं हो, यानी कि इसके साथ में और कुछ नहीं, तो एक वचनकर्ता के साथ में डज और बहुवचनकर्ता के साथ डू के साथ नाट का प्रयोग, नाट देखिए एक वचनकर्ता होगा तो डज, बहुवचनकर्ता होगा तो डू, उसके साथ में नाट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर भी डू डज लगाना है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, फिर नाट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर अदर वर्ड लगेगा। एग्जाम्पल्स से समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स में देखते हैं क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि धोबी, वह धोबी कपड़ा नहीं धोता है, वह धोबी कपड़ा नहीं धोता है। तो बेटा देखिए वह मतलब यहाँ पर नहीं आपको मिल रहा है ना। अच्छा, यहाँ से एक कन्फ्यूज़न और होती है, जब बच्चे देखते हैं वह धोबी तो वो क्या करते हैं, ही वाशरमैन लगा देते हैं। और बेटा ही क्या है, प्रोनाउन है, वाशरमैन क्या है, नाउन है। तो कभी भी नाउन और प्रोनाउन बिना किसी विराम चिन्ह या बिना किसी संयोजक के एक साथ नहीं आ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर उस धोबी की ओर संकेत किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा सही, दैट वाशरमैन, ये ध्यान रखना है। ही वाशरमैन नहीं लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर बीच में कामा लगा होता या फिर और लगा होता तब हम ही लिखते, तब दैट नहीं लिखते। ठीक है, तो क्या होगा, दैट वाशरमैन। अब नहीं लगा है तो धोबी एक है, इसलिए क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा। दैट वाशरमैन डज नॉट, क्या नहीं करता, धोता है, तो धोने की अंग्रेजी वाश हो जाएगी, और क्या, तो कपड़ा, यानी दैट वाशरमैन डज नॉट वॉश द क्लॉथ। आशा है ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, वह लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं, बहुवचन वाला देख लेते हैं। तो कौन नहीं खेलता है, वह लड़के। यहाँ भी संकेत किया जा रहा है, यहाँ भी आपको दे बॉयज़ नहीं लिखना है, दोज बॉयज़ लिखना है, क्योंकि लड़कों की ओर, जैसे मान लीजिए लड़के दूर हैं और आप उनकी ओर संकेत करके बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दोज बॉयज़। उसके बाद में बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर डू नॉट लगेगा, दोज बॉयज़ डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, आशा है निगेटिव का ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं निगेटिव के दूसरे रूल पर। तो निगेटिव के दूसरे रूल में क्या कह रहा है कि वह वाक्य में कभी नहीं होने पर, यानी वहाँ पर केवल नहीं था, यहाँ पर कभी नहीं है, कभी नहीं होने पर सब्जेक्ट के बाद नेवर लिखकर एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब क्या होगा बेटा, जब एक वचन करता होगा तो उसमें यस या ईएस लगेगा। क्यों, देखिए वहाँ पर डज जब हम लगाते थे तो डू में ही ईएस जोड़ करके डज बनाते हैं। जैसे डू लिखा है,
डू लिखा है, अब इसमें अगर ES जोड़ दिए तो क्या बन जाता है, डज बन जाता है। ये बेटा आपका डज बन जाता है। तो जब इसमें ऑलरेडी ES लगा होता था तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नहीं लगाते थे, लेकिन यहाँ पर तो थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पर कह रहा है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको यस या ES लगाना होगा। कब? जब सब्जेक्ट एक वचन होगा और नेवर का प्रयोग होगा। स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर में कह रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ES, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में रखा है कि ये हर जगह नहीं लगेगा, बहुवचनकर्ता के साथ तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और उसके बाद में फिर क्या करना, ऑब्जेक्ट लिख करके अदर वर्ड लिख देना है। एग्जाम्पल्स देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल कह रहा है कि वह कभी नहीं रोता है, तो कौन कभी नहीं रोता, वह के लिए ही लिखे। अब उसके बाद कभी नहीं का आपको यहीं पर सब्जेक्ट के बाद ही लिखना है ना, तो नेवर लिख दिए। और रोता है तो रोना की अंग्रेजी होती है वीप, और देखिए सब्जेक्ट एक वचन था इसलिए इसमें लग गया यस, तो क्या हो गया, वीप्स, यानी ही नेवर वीप्स। अब यही बहुवचन में देखें, वह चोरी कभी नहीं करते हैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, करते हैं, ये करता है नहीं, वह चोरी कभी नहीं करते हैं। चलिए समझ जाएंगे। तो इसके लिए बेटा क्या होगा, ये कैसे क्या हो गया भैया, ये तो सब बड़ा, चलिए यहाँ पर होगा आपका करते हैं, और यहाँ जो ही लिखा हुआ है ना इसका होगा दे, क्योंकि वह है तो वह के लिए क्या हो जाएगा, दे। उसके बाद फिर नेवर, और चोरी करना का क्या हो जाएगा, स्टील, तो वो हो जाएगा दे नेवर स्टील। ठीक है, अब ये आपको आशा है समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलते हैं, अब हम लोग निगेटिव तो हो गया, अब देखते हैं बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कह रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह रहा है कि क्या से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए सबसे पहले डू या डज, आपको दोनों में से कोई एक लगाना है, चाहे डू लगाओ चाहे डज लगाओ। तो डू या डज लिखकर सब्जेक्ट लिखते हैं अगर क्या से कोई वाक्य शुरू हो रहा है। इंट्रोगेटिव में आपको 2-3 रूल मिलेगा और उन समस्त रूल्स से हम लोगों को सीखते हुए चलना है। तो जैसे स्ट्रक्चर में देखें तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, डू या डज लिख लेना है, उसके बाद में सब्जेक्ट लिख लेना है, फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख लेनी है और ऑब्जेक्ट लिख लेना है, फिर अदर वर्ड लिख लेना है। देखिए जैसे ही यहाँ पर डू या डज लगा, डू या डज जैसे ही लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यस या यस हट गया, है ना। अब हम लोग चलते हैं इसमें एग्जाम्पल्स की ओर। तो एग्जाम्पल्स क्या कहते हैं बेटा, एग्जाम्पल्स कह रहे हैं कि क्या आप प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। देखिए इनको हम लोग ऐसे प्रश्नों को यस आर नो टाइप वाले क्वेश्चन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, यस आर नो टाइप वाले क्वेश्चन। तो यस आर नो टाइप वाले क्वेश्चंस में हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि इनका उत्तर आप दे सकते हैं कि हाँ। जैसे कहा गया कि क्या आप प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, तो आप इसे कह सकते हैं हाँ या फिर नहीं। तो देखिए अब यहाँ पर बेटा क्या पहले लगा हुआ है और जाता कौन है, आप, तो आप मतलब यू, और यू के साथ तो बहुवचन लगता है इसलिए डू हो गया, फिर यू हो गया, सब्जेक्ट बाद में लिखे, क्या करते हैं तो जाते हैं यानी गो हो गया, कहाँ तो टू स्कूल। अच्छा टू क्यों लगता है, स्थान परिवर्तन दिखाने के लिए, जब आप स्कूल जाते हैं तो स्थान बदलता है ना, तो स्थान परिवर्तन दर्शाने के लिए इस टू का प्रयोग करते हैं। कहाँ कब, तो एवरीडे यानी प्रत्येक दिन। डू यू गो टू स्कूल एवरीडे, ये आप लोगों का बना इसका ट्रांसलेशन। अब कहा गया क्या वह तुम्हें जानती है, क्या वह तुम्हें जानती है, तो कौन जानती है, वह के लिए सी, और सी क्या है, एक वचन है, तो जब सी एक वचन है ना तो इसके लिए क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, और सब्जेक्ट भी तुरंत लिख देंगे तो डज सी हो जाएगा। फिर क्या है, जानना का होता है नो, तो डज सी नो यू, क्या वह तुम्हें जानती है। आशा है आप लोगों को इंट्रोगेटिव का ये वाला रूल यानी क्या से शुरू होने वाले वाक्यों का रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर बताएं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे रूल पर। दूसरा रूल कह रहा है वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में होने पर सबसे पहले वही प्रश्नवाचक शब्द लिखते हैं। अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है, बीच में है, तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखेंगे। जैसे अगर बीच में क्या आ जाए तब भी हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, लेकिन अगर शुरुआत में क्या आ जाए तो नहीं लिखेंगे। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा ये जो QW देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद में क्या है, डू डज है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, और फिर
अदर वर्ड रहेगा। मतलब और कहीं पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। बस परिवर्तन कहाँ पर हमें करना है, तो परिवर्तन करना है केवल क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिख करके। अब चलिए इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, इसका एग्जाम्पल कह रहा है कि क्या वह तुम्हें क्यों पीटता है। क्या कहा गया, वह तुम्हें क्यों पीटता है। देखिए क्यों आपका बीच में आ गया ना, तो जब क्यों बीच में आ गया तो सबसे पहले क्या लिखा गया, व्हाई लिखा गया। क्यों जब बीच में आया तो सबसे पहले क्या लिखा गया, व्हाई लिखा गया। उसके बाद में कौन पीटता है, तो वह आपका क्या है, एक वचन है इसलिए डज लगा दिया गया। फिर आप ही लिखेंगे, और पीटना का होता है बीट और तुम्हें का होता है यू, तो व्हाई डज ही बीट यू। ये आप लोगों का बेटा इसका बना। दूसरा, तुम अभी कहाँ रहते हो। कहाँ देखिए प्रश्नवाचक शब्द है और बीच में है, तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिख लिया गया, क्या हो जाएगा, व्हेयर। उसके बाद में फिर क्या हो गया, कौन रहता है, तो तुम, यानी तुम के लिए बहुवचन है तो डू लगेगा, फिर यू लगेगा। व्हेयर डू यू लिव नाउ, व्हेयर डू यू लिव नाउ। इस प्रकार से यानी जब भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में जाएगा ना तो उसको सबसे पहले लिखा जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अगले पेज पर और अगले रूल को। अगला रूल क्या कह रहा है कि प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मक होने पर, मान लीजिए कोई वाक्य आपका प्रश्न पूछा जा रहा है लेकिन नहीं भी लगा है, तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रश्न, अब वो चाहे क्या वाले वाक्य हों, चाहे प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्य हों, अगर उसमें आपका नहीं भी लगा हुआ है, यानी नहीं भी है और प्रश्न भी पूछा जा रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद में डू डज हो गया। अब अगर प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्य नहीं है तो वहाँ पर डू डज से ही शुरू होगा। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर आप यहीं पर आपको नॉट लगा लेना है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, यानी और सारी चीज़ें लास्ट में हो जाएंगी। कहाँ पर हो जाएंगी बेटा, तो और सारी चीज़ें लास्ट में जाएंगी। एग्जाम्पल्स से समझते हैं इसको और देखते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है बेटा, एग्जाम्पल कह रहा है कि तुम आजकल यहाँ क्यों नहीं आते हो। देखिए यहाँ पर क्या है, क्यों, क्यों यहाँ पर बीच में है, तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिख लीजिए व्हाई। कौन नहीं आता है, तो तुम, यानी डू, और उसके बाद तब यू लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यू बहुवचन है और हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाई डू यू। अब नहीं का नॉट यहाँ पर यहीं पर लिख लेंगे, फिर लिखेंगे कम, आने का, और कहाँ नहीं आते हो, तो यहाँ, यानी हियर नाउ ए डेज, मतलब आजकल। व्हाई डू यू नॉट कम हियर नाउ ए डेज, तुम यहाँ पर आजकल क्यों नहीं आते हो। अब देखिए क्या वह तुमसे नहीं बोलती है, तो यहाँ देखिए बेटा नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। और नहीं लगने के कारण ये आपका, लेकिन एक चीज़ और है कि यहाँ पर आपका क्या है, क्या से शुरू है, तो एक और नहीं लगने के कारण प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नकारात्मक भी है, यानी इसको प्रश्नवाचक नकारात्मक कहते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव कहते हैं। तो कौन नहीं बोलती है, वाह, तो इसके लिए सबसे पहले डज लिखेंगे, फिर वाह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। उसके बाद में हम नॉट लिख लेंगे, तो डज सी नॉट। अब बोलने का क्या होता है, तो स्पीक होता है, और टू यू यानी तुमसे, क्या वह तुमसे नहीं बोलती है। ये आप लोगों का हुआ इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव तक। अभी एक और है, ये मत सोचना कि अब समाप्त हो गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं, और ये क्या कह रहे हैं महाशय, ये कह रहे हैं कि वाक्य में कौन होने पर, अगर वाक्य में कौन लगा हुआ है तो सबसे पहले हु लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, सबसे पहले हु लिख करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हु लिखेंगे, उसके बाद में फिर क्या लिखेंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग कर देंगे। स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर कह रहा देखिए सबसे पहले हु, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा यहाँ पर मैंने यस या ईएस नहीं बढ़ाया है तो मैं यहाँ पर बढ़ा दे रहा हूँ, यस या ईएस लिखेंगे यहीं पर। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। देखिए ये पीडीएफ आपको जाएगी, प्रयास करूंगा कि संशोधित करके इसको भेजूं, जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां ना हों, और उसके बाद में तब फिर आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम में भेजूं। चलिए देखते हैं, हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है बेटा, एग्जाम्पल्स में है कि उसे कौन बुलाता है, उसे कौन बुलाता है। तो देखिए यहाँ पर कौन लगा है,
एक चीज़ और समझना, ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो हु जो है इसके साथ में, हु के साथ में हम लोग जो पर्सनल प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन के थर्ड पर्सन, कौन से पर्सन, थर्ड पर्सन वाले को, थर्ड पर्सन वाले एक वचन के साथ में हम लोग जैसा व्यवहार करते थे सेम वही व्यवहार यहाँ पर होगा अफर्मेटिव वाक्य के अनुसार। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखे, हु लिखे, और उसके बाद में बुलाता है तो बुलाने का होगा काल, और इसमें यस या ईएस जोड़ दिए। फिर किसे तो उसे के लिए बेटा हम हिम भी लिख सकते हैं अगर पुल्लिंग है, और अगर स्त्रीलिंग है तो हर भी लिख सकते हैं, यानी हिम और हर यहाँ पर दोनों सही होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि उसे शब्द से ये नहीं पता चलता है कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, वर्ब से भी नहीं पता चलता। अच्छा ऐसे होता है तो तुम्हें कौन बुला, मतलब जैसे जब बुलाती है होता तो क्या हो जाता, मतलब लड़की हो जाती, बुलाता है होता तो लड़का हो जाता सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में इसका कोई भी ज्ञान नहीं मिल पाता है। फिर कहा गया तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता है, कौन नहीं पढ़ाता है, तो जब ये निगेटिव होता है ना तो इसमें केवल डज नॉट लगता है, तो क्या हो जाएगा हु, फिर उसके बाद डज नॉट, मतलब यहाँ डू नॉट नहीं आ सकता। नहीं तो तुम्हें देखे, यू देखे, बस सोचो कि यहाँ पर डू नॉट लगेगा तो गलत हो जाएगा, यानी हु डज नॉट टीच यू, तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता है। तो ये बेटा हम लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आज का महत्वपूर्ण टेंस था और बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अपना प्रयास किए हैं कि सबसे बेहतर समझाया जाए। अगर आप लोगों को कहीं पर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, आशा तो है मुझे कि आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर अभी भी आपको कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर आप लोगों ने बेटा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको समस्त महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें। आप क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास इसे शेयर कर दीजिए, और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई रिक्वायरमेंट है, कहीं कोई सुधार की आवश्यकता है तो भी आप लोग उसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे अगली क्लास में वो चीज़ सुधार किया जा सके। और आप लोगों का अगर कोई मतलब कोई मांग है, कोई टॉपिक है, तो आप उस टॉपिक को भी बता सकते हैं, उस पर भी मैं प्रयास करूंगा, आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। अब आप लोगों को एक और सूचना दे दूं कि आप लोग टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर लें। अगर आपके मोबाइल में अभी तक टेलीग्राम ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लें, ज्वाइन कर लें। वहाँ से आपको समस्त वो PDF है दिए जाएंगे, आपको समस्त टेक्स्ट पेपर यानी जो कुछ भी है, नोट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से प्रोवाइड कराई जाएंगी। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज मतलब कल की क्लास आप लोगों की नहीं चल पाई थी, आज उसका क्लास है, और अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर बताना। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।